Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, most welcome to the live virtual class of physics first year. Today, now we are going to start our lesson. That is a different expressions for the projectile motion. First is the height of projectile. Second, time of flight, range of projectile. कल हमने प्रोजेक्टाइल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. अब हम क्या करेंगे कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके वाले से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, वी स्टार्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो अब इस केस में हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के वाले से डिस्कस करना है. प्रोजेक्टाइल की हाइट जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या कर लिया, कंसिडर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी vi मेकिंग एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल. तो हमने डी स्टूडेंट्स कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड जो है थ्रो किया है और उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल जो है वो थीटा बन रहा है. इनिशियली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है दैट इज, इफ वी कंसिडर इट इज v sin थीटा. प्लीज अली हसन मैसम अपना माइक बंद कर दे. मैसम एक मिनट सर. 1 मिनट यार, जिसका हो गया. चल, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने जो सपोज किया कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है एक एंगल के साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं, उसे हमने प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन फेंक दिए. उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने पहले बताया था, वो आपके पास क्या vi sin थीटा है. और कहते हैं मैक्सिमम हाइट पे द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. इन जब आप पास मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है कोई प्रोजेक्टाइल, तो वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो इसमें आपके पास क्या कोई डायग्राम देख लेते हैं. ये आपके पास है, ये सपोज आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल जो है वो आपने फेंके हैं एयर में. तो मसला यहाँ पे सपोज ये जो पहला प्रोजेक्टाइल फेंका है, यहाँ इसके साथ एंगल 15 लिखा हुआ है. नेक्स्ट हमने रेड के साथ जो फेंका है इसके साथ 30 डिग्री एंगल लिखा हुआ है. ये हमने ब्लैक कलर के साथ जो फेंका है इसके साथ 45 डिग्री एंगल मेंशन है. ये ग्रीन वाला 65 डिग्री एंगल के साथ आपने से जो है मेंशन किया हुआ है. और ये जो आपके पास सबसे अबव है इसको आपने 75 डिग्री एंगल के साथ आपने क्या किया, फेंका हुआ. यानी ये आपने मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल जो है मुख्तलिफ एंगल के साथ आपने क्या किए, एयर में फेंके हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है. तो कहते हैं कि जैसा हमने कोई भी इनमें से प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया किसी भी एंगल के साथ, तो क्या होता है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमने कंसिडर कर लिया vi sin थीटा है. कहता है जब ये हर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो कहता है वहां पे क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा. ये इसकी मतलब मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर इसकी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी इस जगह पे मैक्सिमम हाइट है, इस वाले की यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है और इसकी यहाँ पे. कहते हैं ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर क्या होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाता है. यानी ये आपका जीरो होगा, क्योंकि आप बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी अप्लाइड फोर्स जो है खत्म हो जाती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, सर्टेन हाइट के बाद क्या है वापस नीचे खींचना शुरू कर देता है. सो आप पास वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वहां जाकर जीरो हो जाएगा. कहते हैं इफ टी इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू अटेन द मैक्सिमम हाइट. कहता है सपोज करते हैं कि टी टाइम जो है वो मैक्सिमम जो है वो लगे है, मैक्सिमम हाइट के लिए यूटिलाइज हुआ है. तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको यूटिलाइज करते हैं. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, जो एक्चुअली जो ओरिजिनल इक्वेशन है, दैट इज 2as इज इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. ये इक्वेशन आपके पास. आप यहाँ देखें 2as, यहाँ a जो है आपके पास ay जो है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, अपवर्ड यानी वर्टिकल, और
एस जो है अमूमन आम इक्वेशन में एज ए डिस्टेंस कंसिडर होता है, लेकिन यहाँ पर एच है क्योंकि आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, अपवर्ड है, तो यहाँ पास क्या बनेगा, एच लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास वी एफ वाई स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का वी एफ वाई उसका उसकी वेलोसिटी अपवर्ड यानी है उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या हो गया, यहाँ पास क्या ए वाई आपके पास क्या अब माइनस जी के बराबर है। जैसे कल हमने बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड फेंकते हैं उसका जो एक्सेलरेशन होता है माइनस जी के इक्वल होता है, क्योंकि माइनस इसलिए होता है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लिहाजा आपके पास माइनस जी लग जाएगा। हाइट आप यानी माइनस टू जी एच होगी। तो आप जैसे बताया है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है जी। यानी जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा आपका प्रोजेक्टाइल उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसकी यहाँ पर जीरो अप्लाई कर दिया, और ये उसका क्या है इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई साइन थीटा, ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो ये आपके पास वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से आपने एच क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ गया हाइट के लिए। आपने प्रोजेक्टाइल हाइट किस तरह फाइंड आउट करनी है, तो ये वो है जी आपके पास। क्लियर होगी बात जी? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जो आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में the time taken by the objects to cover the distance from the place of its projection to the place where it hit the ground at the same level is called time of flight। यानी सादा सी बात है, कह रहे प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका है आगाज से लेके एंड तक जहां तक वो हिट करता है, यानी जिस प्लेस पर आपने उसके एंगल बना के से फेंका है और उसके बाद क्या है वो दूसरा प्लेस जहाँ पे जाके इसने हिट किया है, कहते हैं इसने जो टोटल टाइम लिया है इसकी फ्लाइट के दौरान और इसने डिस्टेंस कवर किया है, तो कहते हैं ये टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, यानी टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, यानी प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर प्लेस ऑफ हिट यानी जहाँ पे हिट करता है वो प्रोजेक्ट यानी जमीन पे वापस गिर जाता है, कहते हैं इस दौरान जो वो टाइम लेता है कितना टाइम वो प्रोजेक्टाइल टेकन लेता है कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट्स। तो इसी को ये आपको पता है यहाँ लिखा है, यानी कि कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कहता है कि जैसा कहता है कि जिस तरह आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है जो ऊपर जाता है गोज अप एंड कम्स बैक टू द सेम लेवल, तो कहते हैं दस नो कवरिंग नो वर्टिकल डिस्टेंस, यानी आपके पास जो प्रोजेक्ट है कहते हैं जो ऊपर जाता है फिर उसके बाद दोबारा सेम लेवल पर आकर हिट कर देता है, तो कहते हैं ओवरऑल हम जब देखेंगे तो उसने कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं किया, क्योंकि वो उसने जमीन पर प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जहां पे वो हिट की है वहां पर जाके गिरा है, तो कहता है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है, वर्टिकल डिस्टेंस कोई नहीं है, क्योंकि आपने तो प्रोजेक्टाइल फेंक दिया था। अब आप क्योंकि हाइट तो नहीं यूज कर रहे जो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, अब तो सिर्फ आप उसका टाइम नोट करें भाई इसने कितना टाइम लिया है। आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है और एक जगह से फेंका है दूसरी जगह जाके गिर गए, तो इसमें डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आ रहे हैं लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस की बात कोई नहीं हो रही, यानी उसको हमने क्या है एच इज इक्वल हमने जीरो कंसिडर कर लिया। और कहते हैं दस द टाइम ऑफ द फ्लाइट टी कैन बी फाइंड आउट बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, यहाँ हमने इसको प्रोजेक्टाइल के लिहाज से इसे लिखा है। अब ये आपके पास क्या एस जो है यहाँ आपके पास क्या है ये प्रोजेक्टाइल में एस जो है वो आपका एच के बराबर होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, और इस केस में वर्टिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या आपके पास ये जीरो है। एंड देन आपके पास क्या है वी आई वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो ये आपके पास वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई टी, एंड देन आगे आपके पास क्या है इसमें यहाँ हमारे पास क्या जो एक्सेलरेशन है ए वाई जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड एक्सेलरेशन, यानी वो आप माइनस यहाँ लेते हैं क्योंकि आपने अपवर्ड इसको फेंका था, तो यहाँ आपके पास ए जो है वो माइनस जी के बराबर होगा, यानी ए वाई आपके पास माइनस जी के बराबर होगा। यहाँ पास क्या माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर आया लिहाजा।
अब आप क्या करें, -1/2 GT के नेगेटिव टर्म में दूसरी साइड पे ले जाएं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करें कि ये एक t इधर भी है और इधर t स्क्वायर है, तो ये एक t इधर इस t स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ t आ जाएगा। बाकी आप पास क्या है, ये 2 डिवीजन में उधर ऊपर आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये g यहाँ मल्टीप्लाई में इधर नीचे जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप पास जो एक्सप्रेशन फाइनल आ गया t = vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया जी। क्लियर होगी बात जी। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल का टाइम फाइंड आउट करने का एक्सप्रेशन आ गया। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है सबका बोर्ड्स के एग्जाम में। ये तीनों एक्सप्रेशन में से कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन या 2 एक्सप्रेशन में पूछ लेते हैं कि इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या है, द डिस्टेंस विद द प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब देखें रेंज से मुराद क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से मुराद कहता है ये वो डिस्टेंस है जो कि प्रोजेक्टाइल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी आपने एक जगह से एक प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया, फेंक दिया किसी एंगल के साथ, और वो क्या काफी दूर जाके दूसरे प्लेस बी पर वहां पे उसने ग्राउंड को हिट किया है। कहता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ से आपने किसी एक एंगल साथ फेंका था, दैट इज ए पॉइंट। और बी वो पॉइंट है जहां पे क्या है, प्रोजेक्टाइल जो है उसने दूसरी जगह पे जाकर ग्राउंड को हिट किया, दैट इज कॉल्ड प्लेस बी। तो कहता है ए और बी के दरमियान जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो कहता है आपके पास इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, सेम रहता है। बड़ा डिटेल से कल डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टाइल पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। कहते हैं रेंज ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है उसके जो फार्मूला आपके पास R = VIX × T, ये आपके पास क्या रेंज का फार्मूला है। यानी यहाँ पर आपको ये VIX जो है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये कांस्टेंट है जैसे उसने बताया, मल्टीप्लाई टाइम t। अब हमें इस इक्वेशन में क्या करना होगा, इसमें देखें दो चीजें हैं, एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और दूसरा आपके पास क्या टाइम t। यानी यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करने के दोनों को वैल्यू आपको क्या करना होगा, इसमें इंसर्ट करना होगा। आप देखते हैं जी, इसमें हमने क्या करना है कि VIX जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, VI cos थीटा है। एंड देन आपके पास क्या टाइम जो t से हमारा टाइम है, और ये आप इक्वेशन ये देखिए यहाँ से आप टाइम वाले एक्सप्रेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट उठा के वैल्यू से इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी रेंज का फार्मूला कंप्लीट हो। ये देखिए हमने 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये हमने इसमें पुट कर दिया जी। अब इसमें देखें ये vi और vi दो दफे है, मल्टीप्लाई होकर vi स्क्वायर हो गया, और इनटू क्या 2 sin थीटा और ये साथ cos थीटा, ये आपके पास क्या आ गया 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। अब ये एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा आपके पास हमेशा क्या होता है, sin 2 थीटा के बराबर आता है। ये आपका मैथमेटिक्स का फार्मूला है, यहाँ पे अप्लाई होके तो आपका रेंज का जो जनरल फार्मूला आ गया R = VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इंटू sin 2 थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, इसकी रेंज का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जी। स्टूडेंट्स ये क्लियर होगी बात जी, अगर इसमें कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं जी। तो कहते हैं ये आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आ गया, और कहते हैं जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन क्या, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दो चीजों पर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। यानी यहाँ पे आप देखें तो ये VI क्या इनिशियल वेलोसिटी है, यानी आप जो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उसे कहते हैं, किस वेलोसिटी से उस प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। उस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। अब इस रिलेशन में देखें दो बातें की, यानी एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उस पर डिपेंड कर, दूसरा कहता है ये आपके पास sin 2 थीटा है। कहता है यहाँ पर आपका एंगल जो आंसर है इसका अगर मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, एंगल वो एंगल हम तलाश करना है जिसमें इस पे वैल्यूज पुट करने के बाद साइन सारे को हल करें तो इसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो तब आपके पास क्या इसकी रेंज जो है मैक्सिमम होगी जी।
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ साइन 2 है तो ये आपका थीटा अगर आप 45 डिग्री पुट करें तो 45 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा 90। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ये प्रोजेक्टाइल जो है इसकी रेंज मैक्सिमम होगी। तो लिहाजा ये आपके पास, अगर आपके पास 45 डिग्री एंगल से किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे उसकी रेंज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो आइए इस डायग्राम में जरा देख लेते हैं। ये देखें जी, तो ये प्रोजेक्टाइल क्या है, ये देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी रेंज बता रहा है। तो ये देखें यहाँ आप पास ब्लैक कलर से जो उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये देखें इसका एंगल क्या 45 डिग्री है और इसका ये देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये वो प्रोजेक्टाइल नंबर 1 पर जिसमें 15 डिग्री के एंगल से क्या ये मैक्सिमम 80 मीटर तक है। और उसके बाद ये रेड वाला देखें, ये यहाँ तक आ गया मैक्सिमम और ये इसकी रेंज है। और उसके बाद कहते हैं 60 डिग्री एंगल से फेंके तो उसकी रेंज तकरीबन इससे मामूली सी ज्यादा है। और नेक्स्ट आप देखें ब्लैक कलर वाला जो प्रोजेक्टाइल है, यहाँ इसमें देखें ये 45 डिग्री एंगल और ये इसकी रेंज के 160 से ज्यादा है। और नेक्स्ट आप पास ये आप पास लास्ट जो प्रोजेक्टाइल है इसको 75 डिग्री एंगल से हमने किया तो ये 80 पे आ रहा है। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया है कि 90 डिग्री एंगल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो 90 डिग्री में क्योंकि साइन 2 थीटा है उसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री रखेंगे, 45 मल्टीप्लाई टू 90 होगा, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। लिहाजा उस केस में आपके पास इसकी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज मैक्सिमम है। तो ये देखें 45 डिग्री पे इस डायग्राम से देखें मैक्सिमम है जी। लिहाजा आपके पास मैक्सिमम रेंज ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है ये भी आप ये देखें, ये 45 डिग्री वाला है, ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा रेंज है इसकी। इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास 45 डिग्री एंगल से फेंका गया और इसकी रेंज क्या है सबसे ज्यादा है जी। तो हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे हैं, ऊपर लिखा भी है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा विल बी मैक्सिमम, यानी 2 थीटा जो है sin 2 थीटा की वैल्यू क्या मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है हमेशा जी। ये देखिए sin 2 थीटा मैक्सिमम 1 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इनवर्स लिए, यानी यहाँ कहता है ये sin 2 थीटा 1 होगा तो आपके पास क्या है इसकी रेंज मैक्सिमम होगी। वही चीज ये देख के हमने ले ली है। और यहाँ से हमने क्या किया कि साइन इस साइड पे लिया, इनवर्स ले लिया, इसका इनवर्स क्या होता है 90 डिग्री होता है। और यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, थीटा 2 नीचे लेके डिवाइड कर थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी अगर आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है तो देन आपके पास क्या होगा, यहाँ पर उसकी 45 डिग्री एंगल से आपने इसे फेंकना होगा। तो उस वक्त क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका अक्सर बेशतर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है कि एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। तो ये आपका यही है, यानी इस इक्वेशन को लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन आर इज वी एस केस और जी इंटू साइन 2 थीटा लिखेंगे, उसमें ये बताएंगे और साथ ये नीचे लिख देंगे यहाँ तक। तो ये आपका उस जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। और ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में गिवन नहीं है जी। क्लियर होगी बात जी, ये था ही हमें ये बार बार ये क्वेश्चन क्या होता रहा है, रिपीट होता रहा है जी। आगे नेक्स्ट इसमें आ रहा है जी, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बैलिस्टिक मिसाइल एज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जी। तो कहता है इसकी एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपके पास बता दें, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इसकी एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, उसके हवाले से हमें बता दें। कहते हैं कि आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है उसके हवाले से डिस्कशन करनी थोड़ी सी। कहता है अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल इस कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये वो मिसाइल है जो अनपावर्ड है, अनगाइडेड है। एक गाइडेड मिसाइल होते हैं वो और है, ये आपके पास क्या अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल जी। कहते हैं इसमें बैलिस्टिक फ्लाइट है, प्रोजेक्टाइल यानी मोशन को क्या करता है फॉलो करता है। कहता है बैलिस्टिक फ्लाइट जब इसे लॉन्च किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को, कहता है कि बैलिस्टिक इसकी जो बैलिस्टिक फ्लाइट है, कहता है ये प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल पुश, यानी इसमें इनिशियल पुश इसे दिया जाता है एंड अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया। कहता है इसे इनिशियल पुश देकर हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया,
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी इनर्शिया के तहत और अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी के तहत ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा, अपना ट्रेजेक्टरी पाथ बनाएगा। तो इसमें यानी हमने इनिशियल फोर्स देना है, अलाउ करना है ताकि फ्रीली मूव कर सके इनर्शिया की वजह से और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से जी। कहता है इसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो है मूव इन अ वे दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन जी। यानी आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है इस तरह से मूव करता है जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस की वजह से होता है। इसमें सबसे पहले जो चीज आ रही है, कहते हैं स्ट्रेट लाइन इनर्शियल मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए लॉन्च, यानी आप स्ट्रेट लाइन जो है इनर्शियल मोशन से देते हैं जिस डायरेक्शन में आपने लॉन्च करना होता है। फिर कहता है इस पर वर्टिकल ग्रेविटी जो है वो क्या करती है, अप्लाई होती है, जिसकी वजह से इसका पाथ क्या बन जाता है, ट्रेजेक्टरी बन जाता है। अब आप देखें कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं ना, कोई बॉल फेंक रहे हैं लेके, आप काफी ज्यादा पावर से आप उसे फेंकते हैं जी। तो हालांकि आप तो सीधी पावर से यूं इस तरह जोर से लगा रहे हैं, उससे सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो प्रोजेक्टाइल जो है कुछ थोड़ी सी देर बाद वो बेंड होना शुरू हो जाता है, कर्व होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से कर्व होता है कि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका पाथ कर्व हो जाता है और यूं वो इस तरह का ये पैराबोलिक पाथ बना लेते हैं। इस पाथ को हम ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं, जैसे आप ये देखें डायग्राम में। तो यहाँ हम जो है इस पर पाथ फोर्स अप्लाई कर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। तो कहता है कुछ देर के लिए आगे जाता है, लेकिन आगे क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तय के अपना पाथ क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल भी क्या होगा, जब यहाँ पर इस जगह से हम क्या करेंगे, इसे फोर्स अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्ट्रेट में, इनर्शियल मोशन तय जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा, इसमें ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से ये अपना एक ट्रेजेक्टरी पाथ क्या कर लेगा, बना लेगा, ट्रेजेक्टरी पाथ बना लेगा। तो सो आपके पास ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन मदद से फॉलो करती है जी। तो अब इसमें कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं ऑब्जेक्ट शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ कांस्टेंट स्पीड। कहता है जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, कहते हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी प्रोजेक्टाइल बॉडी पर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई, देखिए हमने स्ट्रेट इनर्शियल मोशन जी इन द डायरेक्शन ऑफ लॉ, यानी हमने उस पर फोर्स अप्लाई कर दी है और उसे क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए विद द कांस्टेंट स्पीड, जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर रखा है। लेकिन होता क्या है, बट द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल चेंज इट्स स्ट्रेट पाथ इनटू द कर्व पाथ। जो मैंने पहले बात बोली थी वही बात उसने यहाँ पर कर दी है कि हमने तो बैलिस्टिक मिसाइल पर या कोई भी प्रोजेक्टाइल बॉडी लेके उस पर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर दी, फोर्स जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दिए। अब इनर्शियल मोशन जो हो रही है तो इसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन कांस्टेंट स्पीड से क्या होना चाहिए, मूव करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कुछ देर बाद जो है वो उसका पाथ कर्व होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है कि ग्रेविटी उस पर इफेक्ट हो रही है और ग्रेविटी जो है उसके स्ट्रेट पाथ को क्या कर देती है, कर्व पाथ में चेंज कर देती है। तो ये हमारे पास क्या है, रीजन है, इसकी वजह से इसका पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये आप पास देखें, ये सारे क्या है, ये जितने भी पाथ हैं ये स्ट्रेट होने चाहिए थे, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी वजह से क्या कर्व हो गए हैं। तो ये आप पास पैराबोलिक भी कहलाता है, पैराबोलिक पाथ भी कहलाता है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जो पाथ होता है इसे ट्रेजेक्टरी ऑफ भी कहते हैं, यानी जो इसका स्पेसिफिक पाथ है तो इसे ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इस हवाले से इसमें बात की गई है। कहते हैं एट हाई स्पीड एंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, यानी बहुत ज्यादा हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है, इररेजिस्टेंस इफेक्ट क्या है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी कहते हैं एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी आपके पास हाई स्पीड हो और डिस्टेंस क्या है बहुत लॉन्ग हो, कहता है ए रेजिस्टेंस अफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी आपने इंतहाई हाई स्पीड से फेंका है किसी भी प्रोजेक्टाइल को और उनने लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करना है, यानी उनकी रेंज क्या है बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि इसके दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को फिर क्या करता है, अफेक्ट करती है। ए रेजिस्टेंस जो है इसके बोथ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कर सकती है, अफेक्ट करती है। वैसे अमूमन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका फिक्स होता है, यानी हाई स्पीड है और लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर जो ए रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो, ठीक है,
तो क्या कर देती है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को भी डिस्टर्ब कर देती है। वर्टिकल तो वैसे ही चेंज होते ही होता है क्योंकि इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। कहते हैं देयरफॉर द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो इसलिए जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको हमेशा फिर हम क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए हम इसे यूटिलाइज करते हैं, विच द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट लार्ज, यानी जिनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा लार्ज नहीं होती है। कहते हैं फॉर लॉन्ग रेंजेस के लिए पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स आर यूज्ड। तो उसके लिए हम लॉन्ग रेंज के लिए जो मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज पे फेंकना हो, तो उसके लिए हम फिर पावर्ड और रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सो बैलिस्टिक मिसाइल जो है कहते हैं इनको हम फिर शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं और